रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने संस्कृत भारती के आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र में प्रतिभाग किया। बता दें कि संस्कृत भारती संस्कृत कार्य और संगठन को बढ़ावा देने के लिए हर साल अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन करती है। इस साल ये सेमिनार 15-16 सितंबर को हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। दूसरी राजभाषा है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत परमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार टी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW को नो बोला जाता है और NO को भी नो बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं, उन भावों में, या मैं कहूँ कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए, या
अहम गच्छति ग्रह लिखे, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूँ। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जहां कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर की गई है। इस दौरान सदस्यता अभियान का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। बता दें कि महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान का लक्ष्य 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का है। देखिए, आज हमारा महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है। महिला कांग्रेस की स्थापना हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1984 में करी थी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने पहली बार महिला कांग्रेस में सदस्यता अभियान शुरू करा है। हमारा टारगेट आज के दिन पे है कि 1000 महिलाएं आज हम अपने संगठन से उत्तराखंड में जोड़ेंगी और आने वाले, क्योंकि 5 साल सदस्यता अभियान है, आने वाले 2 साल में 10 लाख महिलाओं को हम लोग अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वहां पर मौजूद रहे। महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में आज महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरुआत किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से आज सदस्यता अभियान की शुरुआत महिला कांग्रेस ने कर दी है, किस तरीके का लक्ष्य रखा गया है? जी रवि, देखिए आज भारतीय महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है और भारतीय महिला कांग्रेस की जो है शुरुआत वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी 1984 में। और उसके बाद से जो है लगातार महिलाओं को राजनीति में हिस्सा देने के लिए, कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए लगातार महिला कांग्रेस जो है वो कार्य कर रही है। ऐसे में आज 40वें स्थापना दिवस पर महिला कांग्रेस की तरफ से जो है देश भर में सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग हुई है। और उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है और उत्तराखंड की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में यहाँ पर जो है सदस्यता अभियान का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और ऐसे में 10 लाख महिला सदस्य बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो आने वाले यानी कि जो 5 साल में महिलाओं को जो जोड़ना है, सदस्यता उन्हें दिलानी है। 10 लाख जो है प्रदेश में महिलाओं को अपने साथ संगठन से जोड़ने का काम उत्तराखंड महिला कांग्रेस करेगी। और जो है आज की अगर बात करें, आज जो है सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग शुरू हुई है तो आज जो है करीब 1000 महिलाओं को सदस्यता दिलाई जाएगी और इसका जो है इसको लेकर पूरी कार्यक्रम भी जो है आगे तैयार होने हैं। और इसी के साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी अपने अपने जिलों में जाएंगी, जो बूथ अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर जाएंगी और स्वयं जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला वो भी अलग अलग विधानसभाओं में जाकर 70 की 70 विधानसभाओं में वो जाएंगी और वहाँ पर महिला संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी और महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ने का काम वो भी स्वयं करेंगी। तो इस तरीके के पूरे कार्यक्रम जो है महिला कांग्रेस के रहने वाले हैं। और ऐसे में महिला कांग्रेस को संगठन की मजबूती के लिए और जो महिला कांग्रेस है उसकी वो मजबूत हो और इससे कांग्रेस पार्टी को भी काफ़ी फायदा मिले, जो चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस पार्टी को काफ़ी इससे लाभ पहुंचे। तो इसके लिए भी जो है आगे तमाम कार्यक्रम महिला कांग्रेस की तरफ से जो है वो किए जाएंगे। अरुण, एक तरफ अगर बात करें तो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है और एक लक्ष्य भी रखा गया है, लेकिन उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की जो शुरुआत की है, कितना चुनौतीपूर्ण भी रहेगा महिला कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस तरीके का कार्यक्रम पहली दफा यहाँ पर महिला कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि किस तरीके से महिलाओं को वो अपनी पार्टी के साथ जोड़ सके। तो इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कब तक ये सदस्यता अभियान चलेगा, इसको लेकर क्या कुछ महिला कांग्रेस का कहना है?
जी रवि, बिल्कुल देखिए, चुनौती ज़रूर है क्योंकि 10 लाख महिला को जोड़ना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण ज़रूर है। और ऐसे में ये जो अभियान चलाया जा रहा है, आने वाले समय में इसे और भी व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला का कहना है कि ये आने वाले 5 साल तक जो है सदस्यता अभियान पूरा चलेगा और आने वाले 2 साल में जो है बड़े व्यापक स्तर पर जो है महिलाओं को पार्टी से जोड़ना और 5 साल के अंदर अंदर 10 लाख महिलाओं को जो है भारतीय कांग्रेस से जोड़ना और ऐसे में भारतीय महिला कांग्रेस से जोड़ना, इसके लिए तमाम कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। इसके लिए पूरा कार्य जो है भारतीय महिला कांग्रेस कर रही है और उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला कर रही हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि पूरी जो है कार्यक्रम होंगे और जिला अध्यक्षों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जो बूथ अध्यक्ष महिला कांग्रेस की हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और सभी को जो है अलग अलग जिम्मेदारी उनको दी गई है। और जो कार्यकारिणी है महिला टीम की, वो भी जो है पूरे प्रदेश में जाएंगी और वहाँ पर जो है महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी की नीति हैं, जो महिलाओं के लिए उनकी योजनाएं आगे चलेंगी जिस तरीके से, तो उनको लेकर भी वो महिलाओं के बीच में जाएंगी और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की महिला जो है वो करेंगी। अरुण, जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो मिस्ड कॉल के जरिए मेंबर बन सकते हैं, ऐप के जरिए मेंबर बन सकते हैं, अन्य चीजें भी जो है भाजपा की ओर से की गई हैं। अगर हम कांग्रेस की महिला कांग्रेस के इस सदस्यता अभियान को समझने की कोशिश करें तो इसका किस तरीके का प्रारूप तय किया गया है? जी रवि, देखिए, डिजिटल माध्यम से ही जो है कांग्रेस की महिला कांग्रेस की भी जो है सदस्यता वो होगी और ऐसे में आपके जरिए जो है उसमें वो अपना नाम डालेंगे, उसके साथ जो है फ़ोटो उनकी होगी और इसी के साथ साथ जो है पूरी वो हो जाएगी। और इसके लिए जो है 100 रुपये का शुल्क भी जो है महिला कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। तो इसको इस तरीके से जो है पूरी सदस्यता होगी और ऐसे में डिजिटली माध्यम से सदस्यता जो है महिला कांग्रेस में जो जुड़ना चाहती है महिलाएँ, उनको दिलाई जाएगी। इसी के लिए जो है महिलाओं की सदस्यता के लिए इसी के लिए जो कार्यक्रम महिला कांग्रेस के द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि जिला अध्यक्ष उनकी नेतृत्व करेंगे और उसमें जो है तमाम महिलाओं को जो है वो बैठक भी करेंगे और वहीं पर जो है महिलाओं को डिजिटली माध्यम से वो अपनी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। तो इस तरीके से पूरे कार्यक्रम जो है रहने वाले हैं और जो कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस का जो पूरा ये सदस्यता अभियान है पूरा डिजिटली है और डिजिटली माध्यम से जब जो है सभी को सदस्यता वो दिलाई जाएगी। जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, और देखना होगा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कितना चुनौतीपूर्ण महिला कांग्रेस के लिए रहता है। बहुत शुक्रिया अरुण विस्तार से जानकारी के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में जितनी मांग सशक्त भू कानून लागू करने की उठ रही है, उससे ज्यादा अब भूमि बंदोबस्त करने की आवाज भी उठने लगी है, क्योंकि बिना भूमि बंदोबस्त के भू कानून किसी काम का नहीं रह पाएगा। बता दें कि 1962 के बाद से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी जरूरत भू कानून की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत अब भूमि बंदोबस्त की है। इसलिए अब जरूरी है कि किसानों की भूमि को एक जोत में शामिल किया जाए। यूपी में जब हम थे 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ, उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड की स्थिति है कि वहाँ पुराने नियम के हिसाब से कोई बार मुख्य और गौण लगा करके कोई 25 किस्म की ज़मीनें यहाँ पर हैं और उस ज़मीन में अभी भी गोल खाते चलते हैं। अगर किसी ने 50 नाम है, 5 भाई हैं, उनमें से किसी एक ने सबका भी ले लिया तो भी चल जाता। और इसी पर हमारे साथ केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक भाजपा, जुड़ गए हैं। मैं उनसे जानकारी ले लेता हूं। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। उन्होंने कहा कि भूमि बंदोबस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ तक कि अगर वो कानून की बात हो रही है तो उससे पहले भूमि बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन ये तमाम की जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो, आपकी सरकार रही हो, इन तमाम सरकारों में इस बात को लेकर कमेटियां भी गठित हुई। हरीश राव सरकार में खुद कमेटी गठित हुई थी और उसके बाद भी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब ऐसे में एक बार फिर से जो आवाज़ उठी है, आप क्या मानते हैं, कितनी आवश्यकता है और क्या कुछ हो पाएगा इस चीज़ पर? देखिए, भूमि बंदोबस्त और भू कानून वाली जो बातें चल रही हैं वो निश्चित रूप से
जनता से प्रदेश के हितों से जुड़ी हुई बातें हैं और जो लैंड सेटलमेंट का भी जो प्रावधान है, जी जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसमें लैंड जो सेटलमेंट का है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए, क्योंकि कई जो है जमीनें खुर्द बुर्द हो जाती हैं, कई दरिया बुर्द हो जाती हैं, कई उसके नेचर बदल जाती है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर हो जाती हैं। तो ये जो भू बंदोबस्त जिसको कहते हैं, जी वो बंदोबस्त होना चाहिए। और लगभग इसमें शायद 20 साल का समय है जो हमारा JDLR एक्ट जो यूपी के टाइम का है, हाँ जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जी उसमें रेगुलर लैंड सेटलमेंट की बात कही गई है। जी लेकिन 1960-61 के बाद से कोई लैंड का ये सेटलमेंट जो है भूमि बंदोबस्त नहीं किया गया। और मैं आपसे बता दूं कि चकबंदी की भी बात चलती है। मैं स्वयं चकबंदी का अध्यक्ष रहा हूं, चकबंदी समिति का, जी और हरीश रावत जी की सरकार में। जी जी और उस समय मैंने ही जो है चकबंदी का ड्राफ्ट तैयार किया था और हरीश रावत जी की सरकार ने 2016 में वो एक्ट बनाया था। हाँ जी और अब हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो है उसके रूल्स भी बना दिए, हाँ लेकिन वो लागू ही नहीं किया जा रहा है चकबंदी का, हाँ जबकि इतना महत्वपूर्ण काम वो है। और मैं आपसे कह दूं कि अगर चकबंदी का नोटिफिकेशन होता है, हाँ गजट नोटिफिकेशन जी, कि भाई चकबंदी जो है शुरू हो गई, ऑपरेशन में आ गई, तो सेटलमेंट उसका फर्स्ट स्टेप है। जी 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 अपने आप ही भूमि बंदोबस्त, पहले तो भूमि बंदोबस्त होगा। जिस भी क्षेत्र के, जिस भी एरिया के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा चकबंदी का, जी वहाँ पहला स्टेप जो है लैंड सेटलमेंट का ही है, भू बंदोबस्त का है, भूमि बंदोबस्त का। हाँ तो पहले भूमि बंदोबस्त होगी, उसमें आबादी, गैर आबादी, और कई ऐसा होता है इतने लंबे समय में कई जमीनें जो है दरियाबुर्द हो जाती हैं, हाँ कई के जो है नेचर बदल जाते हैं। जी तो वो जो है जब सेटलमेंट होगा, पहला स्टेप जो है चकबंदी का सेटलमेंट है, हाँ उसके बाद ही जो है फिर चकों की प्रक्रिया शुरू होगी कि ठीक। भाई कितना किस किस तरह की। अब हमने जो है जो उत्तर प्रदेश के समय का जो कानून था चकबंदी का, जी लैंड कंसोलिडेशन का, उसको बदला, अपना कानून बनाया है। जी 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 2016 में वो कानून बन गया था और उसकी अब नियमावली भी बन गई। तो उस कानून के मुताबिक जो है बहुत इजी, क्योंकि पहले थोड़ा सा दिक्कतें होती थी, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर जी जी कई किस्म की जमीन पाई जाती है। जी आपके तलाई की जमीन अलग है, बिल्कुल। उखड़ अलग है, बड़ाई की अलग है, छानियां, जहाँ लोगों की छानियां रहती हैं, पशु रहते हैं जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्र में, वो जमीन अलग है। जी जी तो अलग अलग जो है उसमें प्राविधान ये किए गए हैं कि ये एक व्यक्ति के 5 चक तक जो है हो सकते हैं, हाँ अधिकतम। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूपी का एनेक्टमेंट है उसमें तो ये है कि भाई ये 1 चक होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण वजह भी है कि इस पर पूरी तरीके से निर्णय नहीं लिया गया। केदार सिंह रावत जी, हमारे साथ भुवन कापड़ी भी जुड़ गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। भुवन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि बंदोबस्त की आज जरूरत है, भूमि बंदोबस्त होना चाहिए, एक बार फिर से मांग उठाई है, कांग्रेस इसे किस तरीके से देखती है? देखिए, जब ये अभी केदार सिंह रावत जी बता रहे थे जी कि कांग्रेस की सरकार में 2016 में हाँ जी चकबंदी के लिए जो है कानून बनाया गया, चकबंदी बंदोबस्ती, ये तो उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। जी जब हमारी सरकार थी उसमें ये भी था कि जो गांव जो है सहमति से चकबंदी करता है तो उस गांव को सरकार 1 करोड़ रुपए देगी जी 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 विकास कार्यों के लिए। ये भी उसमें हमने रखा था प्रोत्साहन राशि, ताकि लोग जो है आकर्षित हों और बंदोबस्ती और चकबंदी को समर्थन करें। हाँ जी उसमें कानून भी बना। जी अब जो है कि भूमि, जो पुराने समय में जो कृषि भूमि थी उसमें बहुत सारा भाग जो है अब जो है आबादी में आ गया है जी जी। जैसे जनसंख्या बढ़ी है, शहरों के आसपास जितनी भी कृषि भूमि थी, मुझे लगता है सभी जगह मैक्सिमम वो आबादी भूमि हो गई है। नगर पालिकाओं के क्षेत्र भी बढ़ गए हैं, नगर निगम आप देहरादून ही देखेंगे तो कितना बड़ा हो गया है जी। तो ये जरूरी है इसलिए कि चकबंदी और बंदोबस्ती ये व्यवस्थाएं की जाए। और साथ ही सरकार, जो लोग लंबे समय से
जिन सरकारी जमीनों पे काबिज हैं उनको भूमिधरी पट्टे या फिर उनको भूमिधरी अधिकार हाँ। ये देने का भी सरकार को करना चाहिए। हम्म, क्योंकि लंबे समय से लोग बैठे हैं, वो उस समय बैठे हैं जब जमीन की बहुत कीमत नहीं होती थी। जी 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 लोग जमीनें ऐसे ही एक दूसरे को दे दिया करते थे, भाई लिए आप बटाई कर लीजिए, आप कमाइए, आप रख लीजिए। जी और ऐसे ही जो है शहरों के आसपास भी जो सरकारी जमीनें थी वो भी ऐसे पड़ी रहती थी। लेकिन आज जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो जी। उसका मतलब सरकार का ये नजरिया नहीं होना चाहिए कि जमीन कीमती है, इसमें ये सरकारी जमीन पे बैठे हैं। उनके जीवन की 4 पुश्तें वहां बीत गई है, चाहे वो बाग के रूप में हो, चाहे वर्ग 4 के रूप में हो, चाहे वर्ग 2 हो, जो भी तरीके की है, चाहे वन भूमि जंगल के किनारे है, लोग बैठे हुए हैं और वहां कहीं जंगल है ही नहीं दूर दूर तक। तो उन जगहों पर लोगों को भूमिधरी अधिकार देना चाहिए। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है, सरकार बनाने के बाद उसको है कि हम जनता को कम से कम संतुष्टि तो दे सके। हर आदमी को ये तो हो जाए, एक तो राजस्व होगा और ऊपर से उसको ये हो जाएगी संतुष्टि की भाई ये मेरी जगह मेरी है। जी 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 तो ये सब एक कोई कमेटी सरकार ने बनाई है, हम तो उस कमेटी में भी इस बात को रखेंगे हाँ जी कि भाई आप जो लोग हैं, वर्षों पहले कभी बाग हुआ करते थे, वो बाग में बैठे हैं, आप उनको भूमिधरी अधिकार क्यों नहीं देते? अब बाग तो है नहीं। अब आज जो पूंजीपति लोग हैं वो बाग कटवा दे रहे हैं, उन पर कोई नहीं, लेकिन गरीब आदमी बैठा हुआ था जी वो बाग पे, जब चाहो तब सरकारी कर्मचारी पटवारी जाके धमकाने लगते हैं, एसडीएम धमकाने लगते हैं। जी जी तो वर्षों से जो लोग बैठे हुए, वैसे ही 12 साल जो बना है, तो 12 वर्ष तक तो जमीन पे जिस पे बैठता है उसको तो कहते हैं, वैसे ही वो जो है कि 229 बी का मुकदमा लड़ सकता है, ये भूमिधरी अधिकार मांग सकता है। तो जो 7-7 साल से बैठे हैं उनको देनी चाहिए और बंदोबस्ती और टैक्सबंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और जब उस वक्त इसकी शुरुआत भी की गई थी 16 में, तो उसके बाद भी इस पर आगे क्या कुछ निर्णय हो पाता है इसका इंतजार रहा, लेकिन फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ। केदार सिंह रावत जी, भुवन कापड़ी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टी की बात रखी है। 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।